2 दिन पहले मेरी बेटी सुधा ने फोन किया था। माँ जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से आपकी बहुत याद आ रही है। राकेश की 4 दिन की छुट्टी है। हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। मैंने रात को ही सुधा के मनपसंद खाने की तैयारी करके रख दी थी। मेरी बेटी सुधा, दामाद राकेश और दोनों नाती नेहा, नीतू सुबह की बस से आ रहे थे। पर सुबह सुबह ही टेलीविजन पर समाचार आया कि जिस बस से वे लोग आ रहे थे, वे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चेतना जागृत होने पर यह क्रूर सच्चाई मेरे सामने थी कि मेरी बेटी अपनी अबोध नेहा, नीतू और पति राकेश को छोड़कर इस संसार से जा चुकी थी। समझाने वाले मुझे समझाते रहे, पर मैं ये मानने को कहाँ तैयार थी कि मेरी सुधा अब हमारे बीच नहीं है, और इसे स्वीकारने में मुझे बरसों लग गए थे। राकेश की आंखों में कैसा अजीब सा सुनापन उभर आया था, और वह दोनों नन्ही कलियां इतनी नादान थी कि उन्हें इसका एहसास तक नहीं था कि कुदरत ने उनके साथ कितना क्रूर खेल खेला है। उनकी आंखें अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते थक गई। आखिर में उनके मन में धीरे धीरे माँ की छवि धुंधली पड़ते पड़ते लुप्त सी हो गई, और उन्होंने माँ के बिना जीना सीख लिया। दादी व बुआ के भरपूर लाल प्यार के बावजूद मुझे नेहा नीतू अनाथ ही नजर आती। कभी दोपहर में बालकनी में खड़ी हो जाती तो देखती नन्हे मुन्हे बच्चे रंग बिरंगी यूनिफॉर्म में सजे अपनी अपनी मम्मी की उंगली पकड़कर उछलते कूदते स्कूल जा रहे हैं। उन्हें देखकर मेरे सीने में हुक सी उठती कि हाय मेरी नेहा नीतू किसकी उंगली पकड़कर स्कूल जाएगी, किसी से मचलेगी, किसी से जिद करेगी कि मम्मी हमें टॉफी दिला दो, हमें चिप्स दिला दो, और यही सब सोचते सोचते मेरा मन भर उठता था। जब से ये खबर मेरे कानों में पड़ी है कि राकेश की माँ अपने बेटे के पुनर्विवाह की सोच रही है, तो लगा किसी ने गर्म शीशा मेरे कानों में डाल दिया है। कई लड़की वाले अपनी अधेड़ बेटियों के लिए राकेश को विधुर और 2 बेटियों का बाप जानकर सहज पराप्य समझने लगे थे। राकेश की दूसरी शादी का मतलब था मासूम कलियों को भी माता के जुल्म व अत्याचार की आग में झोंकना। इस सोच ने मेरी बेचैनी को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। अब राकेश के पुनर्विवाह को रोकना मेरे लिए पहला और सबसे अहम मकसद बन गया। मैंने अपनी पड़ोस की बहन, जो राकेश के घर से कुछ ही दूर पर रहती थी, उसको सख्त हिदायत दे डाली कि किसी भी कीमत पर राकेश की दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए। कोई लड़की वाला राकेश या उसके घर परिवार के बारे में जानकारी हासिल करना चाहे तो उनकी कमियां बताने में कोई कोरल कसर ना छोड़े। राकेश के साथ अपनी बेटी की शादी की इच्छा लेकर जो भी माता पिता मेरे पास उनके घर परिवार की जानकारी लेने आते, मैं उनके सामने उस परिवार के बुरे स्वभाव का कुछ ऐसा चित्र खींचती कि वह दोबारा वहां जाने का नाम नहीं लेते थे, और अपनी इस सफलता पर मैं अपार संतुष्टि का अनुभव करती थी। मेरे बहुत अनुरोध पर उस दिन राकेश नेहा नीतू को मुझसे मिलाने ले आया। इस बार वो काफी खिंचा हुआ सा लग रहा था। बात बात में दोनों बच्ची को झिड़क बैठता। पता नहीं मेरे कुछ चक्रों से या किसी और वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, और वह एकाकी जीवन जीने को व्यवस्था था। मेरी समधीन बार बार फोन पर मुझसे अनुरोध करती, बहन जी कोई अच्छी लड़की हो तो बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने राकेश का घर फिर से बस जाए। कल को मेरी बेटी रीमा भी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, तो इन बच्चियों को संभालने वाला कोई तो होना चाहिए ना। प्रकट में तो मैं कुछ नहीं कहती, पर मेरी सुधा के बच्चों को सौतेली माँ मिले, ये मेरे दिल को मंजूर ना था। आखिर तिनका तिनका जोड़कर बसाए अपनी बेटी के घोंसले को मैं किसी और का होता हुआ कैसे देख सकती थी। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें ये पता लग गया कि राकेश का घर बसाने के मामले में जड़ काटने का काम मैं खुद कर रही हूँ। तो उन्हें सतर्क होना ही था, और उनके सतर्क होने का नतीजा ये निकला कि राकेश ने अपने सहकर्मी से विवाह कर लिया। इस मनहूस खबर ने तो मुझे तोड़कर ही रख दिया। हाय, अब मेरी सुधा के बच्चों का क्या होगा। अब मैंने लगातार राकेश और उसकी माँ को कोसना शुरू कर दिया। अब दिनों दिन मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। जाने कितनी सौतेली माँओं के क्रूरता भरे किस्से मेरे दिमाग में कोमते रहते, और एक पल भी मुझे चैन न लेने देते। मन ही मन में नेहा नीतू को सौतेली माँ की झिरकियाँ खाते पीटते और कई तरह के अत्याचारों को तस्वीर में ढलकर देखती रहती,
और अपनी बेबसी पर खून के आंसू रोती। उस दिन मैं घर में अकेली ही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाजा खोला। सामने जो खड़ा था उसे देखकर मेरी तेड़ियां चढ़ गई। मैं तो दरवाजा ही बंद कर लेती, पर बगल में मुस्कुराती नेहा नीतू को देखकर मैं अपने गुस्से को पी गई। राकेश ने नमस्ते की और उसके साथ जो औरत खड़ी थी उसने भी कुछ सकुचाते हुए हाथ जोड़कर नजरें झुका ली। राकेश ने कुछ अपराधी मुद्रा में कहा, माँ जी मुझे माफ कीजिएगा कि आपको बिना बताए मैंने फिर से विवाह कर लिया। मैं तो यहाँ आने में संकोच का अनुभव कर रहा था, पर पूनम की जीत थी कि वह आपसे मिलकर आपका आशीर्वाद जरूर लेगी। मैंने क्रोध भरी नजरों से पूनम को देखा, पर उसके होठों पर सर मुस्कान खेल रही थी। उसने अपने सिर पर लाल साड़ी का पल्लू डाला और मेरे चरण स्पर्श करने को झुकी, पर उसे आशीर्वाद देना तो दूर, मैंने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। पूनम ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। शायद वह इसके लिए तैयार थी। बहुत दिनों बाद नेहा नीतू को अनायास ही अपने पास पाकर अपनी ममता लुटाने का जो अवसर आज मुझे मिला था, उसे मैं किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मजबूरी बस सबको अंदर आने के लिए कहना पड़ा। राकेश तो बिना कहे ही सोफे पर बैठ गया और अपने माथे पर उभर आए पसीने को रुमाल से पोंछते हुए कहीं खोसा गया। नीतू ने खुद को टेलीविजन देखने में व्यस्त कर लिया, पर पूनम थोड़ी देर ठिठकी सी खड़ी रही। फिर स्वयं रसोई में जाकर सबके लिए पानी ले आई। उसने सबसे पहले पानी के लिए मुझसे पूछा, पर मैंने बड़ी रुखाई से मना कर दिया। उसने नेहा, नीतू और राकेश को पानी पिलाया और फिर खुद पिया। इसके बाद मेरे रूखे व्यवहार की परवाह न करते हुए वह मेरे पास ही बैठ गई। पानी पीकर राकेश अचानक उठकर बाहर चला गया। उसके चेहरे से मुझे लगा कि शायद यहाँ आकर उसके मन में मेरी सुधा की याद ताजा हो गई थी। पर अब क्या फायदा मेरी सुधा से? यदि वो इतना ही प्यार करता तो उसका स्थान किसी और को क्यों देता, और उस पर से मुझसे मिलाने के बहाने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उसे यहाँ ले आया है। मेरी सोच की लकीरें मेरे चेहरे पर शायद उभर आई थी। तभी पूनम उन लकीरों को पढ़कर अपराध बोध से पीड़ित हो उठी। अगले ही पल पूनम ने अपने चेहरे से अपराध भाव को उतार फेंका और सहज होकर पूछने लगी, माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। राकेश बाहर से अपने को सहज कर वापस आ गया। नेहा नीतू दौड़ती हुई राकेश की गोद में चढ़ गई। पूनम चाय और रसोई के डब्बों में से ढूंढकर बिस्किट नमकीन भी ले आई। सबसे पहले उसने चाय मुझे ही दी। ना चाहते हुए भी मुझे चाय लेनी ही पड़ी। नेहा अचानक राकेश की गोद से उतरकर पूनम की गोद में बैठ गई। बिस्कुट कुतरती नेहा बार बार पूनम से चिपकी जा रही थी और पूनम उसके माथे पर बिखर आई लटों को पीछे करते हुए उसका माथा सहला रही थी। नेहा का इस तरह दुलार होता देख नीतू भी पूनम की गोद में जगह बनाती हुई चढ़ बैठी, तो पूनम ने उसे भी अपने आँख में समेट लिया तो दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता नहीं उनकी हंसी मेरे रोने का सबब क्यों बन गई। मैं आंखों के कोरों में छलक आए आंसुओं को कतई ना छिपा सकी। तभी पूनम ने दोनों बच्चों को गोद से उतारकर आंखों ही आंखों में राकेश को जाने क्या इशारा किया कि वह दोनों बच्चों को लेकर बाहर चला गया। पूनम खाली हो गया कप, जो अभी भी मेरे हाथों में ही था, को लेकर सारे बर्तन समेट रसोई में रखाई और मेरे एकदम करीब आकर बैठ गई। फिर मेरे हाथों को अपने कोमल हाथों में लेकर जैसे मुझे आश्वस्त करती हुई बोली, माँ जी मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। आपने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है और मैं ये भी जानती हूँ कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। आप बेहद आशंकित हैं कि कहीं सौतेली माँ आकर आपकी नात तीनों पर अत्याचार करना ना शुरू कर दे और उनके पिता को उनसे दूर ना कर दे। मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने मन में ये ठान लिया कि मैं आपसे मिलकर आपकी आशंका जरूर दूर करूंगी। सभी ने तो मुझे रोका था कि आप पता नहीं मुझसे कैसे पेश आएंगी, लेकिन मुझे ये पता था कि आपका ये व्यवहार बच्चों की असुरक्षा की आशंका से ही प्रेरित होगा।
मेरे हाथों पर पूनम के कोमल हाथों का हल्का सा दबाव बढ़ा और थोड़ा रुककर उसने फिर कहना शुरू किया, माँ जी, आप अपने दिल से ये डर बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैं नेहा नीतू के साथ बुरा सुलह करूंगी। आप निश्चिंत होकर रहिए ताकि आपका स्वास्थ्य सुधर सके। पूनम ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर मेरा कंधा थपथपाया और मेरी आंखों में झांकती हुई बोली, माँ जी, मेरी विनती है कि मुझे भी आप अपनी बेटी जैसी ही समझे। मेरा आपसे वादा है कि आप बच्चों से मिलने को नहीं तरसेंगी। हम उन्हें आपसे मिलाने लाते रहेंगे। पूनम की बात समाप्त भी ना हो पाई थी कि राकेश व बच्चे आ गए। दोनों बच्चे दौड़कर पूनम की टांगों से लिपट गए और मम्मी घर चलो की रट लगाने लगे। पूनम ने उन्हें गोद में उठाते हुए कहा, चलते हैं बेटे, पहले आप नानी माँ को नमस्ते करो। दोनों ने एक साथ अपनी छोटी छोटी हथेलियां जोड़कर तोतली भाषा में मुझे नमस्ते की। मेरे अंदर जमा शिलाखंड पिघलने को आतुर होता सा जान पड़ा। राकेश व पूनम ने चलने की इजाजत मांगी। उन्हें कुछ पल रुकने को कहकर मैं अंदर गई और अलमारी से नेहा नीतू को देने के लिए 100 के 2 नोट निकाले तो लिफाफे के नीचे से झांकती पीली सिल्क की साड़ी ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। साड़ी देखते ही मेरी आंखें भर आई, क्योंकि ये साड़ी मैं अपनी सुधा को देने के लिए लाई थी। साड़ी का स्पर्श करते ही मेरे हाथ कांपने लगे, पर ना जाने कैसे मैं वो साड़ी उठा लाई और टीके की थाली भी लगा लाई। टीके के बाद मेरे पैर छूकर पूनम ने नेहा को गोद में उठाया और नीतू की उंगली पकड़कर गाड़ी में बैठने चल दी। गाड़ी में बैठने से पहले पूनम ने मुझे पीछे मुड़कर देखा। पता नहीं उसकी आंखों में मैंने क्या देखा कि मेरी आंखें झरझर बरसने लगी। आंसुओं के सैलाब ने आंखों को इतना धुंधला कर दिया कि कुछ भी दिखना संभव ना रहा। जब धुंध छटी तो सामने से जाती पूनम में मुझे अपनी सुधा की छवि का कुछ कुछ आभास होने लगा। अब मुझे लगने लगा कि सुधा के जाने के बाद मैं जिस डर व आशंका के साथ जी रही थी, वह कितना बेईमानी था। एक सवाल मन को मधे जा रहा था कि मैं जो करने जा रही थी, क्या वह उचित था? आज पूनम से मिलकर ऐसा लगा कि मेरी समधिन ने मुझसे छिपाकर राकेश का पुनर्विवाह करके बहुत ही अच्छा काम किया, वरना मैं तो अपनी नातिनों की भलाई सोचकर उनका बुरा करने ही जा रही थी। कभी अपनी हार भी इतनी सुखदायी हो सकती है, ये मैंने आज पूनम से मिलने के बाद जाना। राकेश के चेहरे पर छाई संतुष्टि और नेहा नीतू के लिए पूनम के हृदय से छलकता ममता का सागर देखकर मैं भाव विभोर थी। मैं ये सोचने पर विवश थी, कितना बड़ा दिल है पूनम का। एक तो उसे विधुर पति मिला और उस पर से 2 अबोध बच्चियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी। फिर भी वह मुझे मनाने चली आई। मुझे पूनम अपने से बहुत बड़ी लगने लगी। अब मुझसे और नहीं रहा गया। बहुत दिनों बाद मैंने राकेश के यहाँ फोन लगाया। रुंधे कंठ से इतना ही पूछ पाई, ठीक से पहुंच गई थी बेटी? जी मम्मी जी। पूनम का भी गला भर आया था। मेरे गले और दिल से एक साथ निकला, खुश रहो मेरी सुधा। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।